अहो मित्राणि कथं भवन्ति सर्वे अस्माकं यूट्यूब चैनल इंडियन पिक्सेल्से भवतः स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृतस्य रोचकत्वानि तथ्यानि अन्वेष्टुम् आरब्धुम्। भवतः सच्चा किम् आगमयाम्। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा, आज हम बस एक भाषा के बारे में बात नहीं करने वाले, हम एक सभ्यता की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देव भाषा संस्कृत के बारे में। बट चिंता मत करो, ये वीडियो कोई बोरिंग NPTEL का वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला। हम संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं विद अ फन न्यू ट्विस्ट इन एन आइसबर्ग फॉर्मेट, जिसे फन फैक्ट संस्कृत में कहा जाता है हिमस्तंभ। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप, फैक्ट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वो फैक्ट्स जो मोस्टली सबको पता होता है, और फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे डीप अंदर ऑफ द समंदर, जहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स जो कि होपफुली आपका दिमाग हिला के रख देंगे। सो चलिए, विदाउट मच अडू, एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। पहला फैक्ट है कि संस्कृत इज रेयर बट इट इज एवरीवेयर। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में बस 25,000 से कम लोग हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। ये नंबर्स इतने कम होने के बावजूद संस्कृत का छाप सब तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत हम पाते हैं हमारे करेंसी नोट्स में, हमारे नेशनल एम्ब्लेम में, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोगोज में। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम भी संस्कृताइज्ड वैरायटी ऑफ बंगाली है, और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो तो पूरा संस्कृत में। इंडिया में जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वी से नमस्ते। दिस वर्ड ऑल्सो इज अ संस्कृत वर्ड, देयरफॉर संस्कृत इंडिया के ब्लड स्ट्रीम में बसा हुआ है। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट फैक्ट। गाइस, दूसरा काफी कॉमनली नोन फैक्ट ये है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। भारत के टॉप 120 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस की लिस्ट में 78 की ओरिजिन संस्कृत से ही है। कई सारे भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, ओडिया, पंजाबी, अवधी, गुजराती, असमीज, इन सबका बर्थ संस्कृत से हुआ था। दूसरे लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम संस्कृत से डायरेक्टली इमर्ज तो नहीं हुए, बट संस्कृत का इन पे एक डीप इम्पैक्ट रहा है। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा में बोले जाने वाली जावानीज लैंग्वेज में भी संस्कृत का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्ब्लेम है द गरुड़ पंचशील, जिसके नीचे लिखा होता है इंडोनेशिया का मोटो भिन्नेका तुंगलिका, जिसका मतलब है कि भिन्नता में ही एकता है। प्रीटी सिमिलर टू संस्कृत, नहीं? तीसरा फैक्ट, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है which belongs to the Indo-European language family। संस्कृत को लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, पर्शियन और मैंड्रिन की तरह एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, यानी कि ये एक बहुत पुरानी भाषा है जिसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर भंडार है। मजे की बात लेकिन ये है कि संस्कृत इंडिया की दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है। पहली थी एनी गेसेस? तमिल। संस्कृत ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, एक बहुत बड़ी डाइवर्स फैमिली जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है और इंग्लिश भी, ओडिया भी और पोर्तुगीज भी। मतलब कि इटालियन और भोजपुरी चचेरे ममेरे भाई बहन टाइप के ही हैं। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि द होल फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स का इमर्जेंस हुआ था जब कुछ अंग्रेजों ने नोटिस किया कि भाई उनकी यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत में कितने सारे पैरेलल्स हैं। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे लिथुएनियन और संस्कृत में भी बहुत सारे पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं। Sanskrit and Lithuanian. Sunus, Sunus. Vyras, Vyras. Virkas, Vilkas. Tava, Tavo. Pada, Pėda. Agni. Ugnis. फाइनली द लास्ट फैक्ट ऑफ आवर फर्स्ट टायर, संस्कृत दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट लैंग्वेजेस है जिसमें डुअल केस होता है, यानी कि द्विवचन। इंग्लिश और हिंदी में जैसे इनको बोलेंगे 1 horse, 2 horses, many horses। हिंदी में एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। नोटिस दैट डुअल एंड प्लूरल आर ट्रीटेड द सेम वे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में इट इज एकः अश्वः, द्वौ अश्वौ एंड बहवः अश्वः।
Notice how two and plural are treated differently. फन फैक्ट, दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा डुअल केस होता था, बट समय के साथ ये विलुप्त हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट ग्रीक में एक सिंगुलर पर्सन को बोलते हैं एंथ्रोपोस, दो व्यक्तियों को एंथ्रोपो और अनेक व्यक्तियों को एंथ्रोपी. सिमिलरली स्लोवेनियन में एक घर इज एना हीशा, दो घर आर द्वे हीशी और तीन घर इज त्री हीशे. क्रेजी बात तो यह है कि इंग्लिश में भी एक टाइम पे डुअल केस मौजूद था. फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू ऑफ अस यू वुड से विट एंड फॉर मेनी ऑफ अस you would say we. Therefore, Sanskrit is one of the fewest languages जिसमें ये difference अभी तक बरकरार है. तो दोस्तों, that was all very common basic knowledge. अब चलते हैं हमारे आइसबर्ग के दूसरे लेवल पर. पानी के जस्ट नीचे गीले करते हैं अपने पैर with some more advanced Sanskrit facts. लेकिन उससे पहले some important announcement. India in Pixels is back with another brand new course. Introduction to Data Storytelling. 2 साल पहले हमने लॉन्च किया था Introduction to Data Visualization का live cohort, and I'm happy to share a new advanced improved version of that course is back here again. First of all, I think you're an excellent teacher and you should, no matter what you do in life, you should always be a teacher. You are brilliant. 255. Yeah. It's becoming more like Germany's flag, isn't it? Yeah. This is exactly what data visualization is. इस कोर्स में आप सीखेंगे कि डेटा के साथ हम काम कैसे करते हैं और उसे एक कहानी के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं. चाहे आप जर्नलिज्म में हो या बिजनेस में, सेल्स में या मार्केटिंग में, टेक में या डिजाइन में, ये कोर्स हर फील्ड के लिए यूजफुल है. एंड सबसे अच्छी बात, इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको. प्री रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है और हाँ, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है. फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे संस्कृत आइसबर्ग की तरफ. तैयार हो लेवल 2 के लिए? चलो शुरू करते हैं. फैक्ट नंबर 5, द 4 वेदास. 1500 BC से 500 BC के बीच का समय को कहते हैं वैदिक काल. इसी टाइम पे वेदों की रचना हुई थी. पर वेद एग्जैक्टली हैं क्या? वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान या विजडम. ये आता है फ्रॉम द रूट विद, जहां से हमें मिलता है विद्या. जनरली सबको पता होता है कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ऋग्वेद काफी सारे की वैदिक गॉड्स के प्रेजेस के ऊपर है. यजुर्वेद रिचुअल्स और सेरेमनीज पे फोकस करती है. सामवेद ऋग्वेद की मंत्रस को म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है और अथर्ववेद मेडिसिन, रेगुलर सेरेमनीज एंड कुछ मिस्टीरियस पावर्स को डिस्क्राइब करती है, लाइक कॉन्करिंग योर एनिमीज और प्रोटेक्टिंग योर फ्रेंड्स फ्रॉम अ स्नेक अटैक. चलो ये तो सबको पता होता है, बट व्हाट इज लेसर नोन इज दैट हर वेद के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. Samhita, meaning the actual text with the mantras and the hymns. Brahmanas, which have the rituals and ceremonies के explanations. Aranyaks, जो कि forest treaties होते हैं, focusing on meditation and philosophy. And finally, the Upanishads, the last components of the Aranyaks, which have pure, deep philosophical discussions about the ultimate reality. इंटरेस्टिंगली, कुछ हिंदू मानते हैं कि वेद एटर्नल हैं और ऑथरलेस हैं, मतलब ये नॉलेज हमेशा से एग्जिस्ट करती है. एक और एक्सप्लेनेशन है कि जब ऋषि मुनि अपने डीप ध्यान स्टेट में यूनिवर्स को फेस करते थे, तब उन्हें जो रिवलेशंस प्राप्त हुई वही वेद है. हर वेद का ना अपना एक एक्सपर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, होत्रीज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद का काम होता है गॉड्स को प्रेज करना ताकि वो यज्ञस में इन्वाइटेड फील करें. अध्वर्यु बेस्ड ऑन द यजुर्वेद, हु आर लाइक द होत्रीज असिस्टेंट्स, जो कि यज्ञ के सारे रूल्स एंड कस्टम्स में माहिर होते हैं. फिर उद्गता बेस्ड ऑन द सामवेद, जो कि सॉन्ग्स और मेलोडी से यज्ञ का एक वाइब क्रिएट करते हैं. एंड फाइनली द ब्राह्मण्स बेस्ड ऑन द अथर्ववेद, जो कि पूरे यज्ञ के संचालक से होते हैं. ये डिविजन ऑफ प्रीस्टली फंक्शंस हमें यूरोप के सेल्टिक कल्चर में भी दिखता है, जहाँ पे ड्रुइड्स आर लाइक द हाई प्रीस्ट्स लाइक द होत्रीज एंड द अध्वर्युस. द बार्ड्स डू द चैंटिंग लाइक द उद्गतर्स एंड द वेद्स परफॉर्म द एक्चुअल सैक्रिफाइस लाइक द ब्राह्मण्स. फैक्ट नंबर 6, वैदिक वर्सेस क्लासिकल संस्कृत. अगर आपने स्कूल में संस्कृत सीखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत काफी लॉजिकल लैंग्वेज है. हर नाउन के जेंडर और एंडिंग के बेसिस पे उस वर्ड का एक शब्द रूप होता है और हर वर्ब के टेंस के मुताबिक उसका धातु रूप होता है. तो एक शब्द को देखकर आप उसका सब्जेक्ट, एक्शन, टेंस, केस ये सब जान सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द संस्कृत वर्ड अगमिष्यताम. इसको हिंदी में हम कहते हैं वो दोनों गए होते.
इस एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसका रूट है गम यानी जाना, इसका लकार या टेंस है रिंग लकार मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका केस है डुअल। एंड सो इतना सारा इंफॉर्मेशन एक ही वर्ड में पैक हो सकता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन कुछ लोग संस्कृत को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मानते हैं। बट हियर इज द ट्विस्ट, इस वैरायटी ऑफ संस्कृत को हम कहते हैं क्लासिकल संस्कृत, वही वर्जन जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और वही वर्जन जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है। ऋग्वेद की जो भाषा थी दैट वाज कॉल्ड वैदिक संस्कृत एंड वो क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी अलग थी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त के 10वें मंत्र को। इसको वैदिक तरीके से ऐसे पढ़ा जाएगा, आघात गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्न जामि। और क्लासिकल संस्कृत में तानि उत्तराणि युगानि आगच्छन्ति यत्र जामयः जामि कुर्वन्ति। नोटिस कीजिए कैसे क्लासिकल वर्जन थोड़ा फेमिलियर साउंड करता है विद वर्ड्स लाइक कुर्वन्ति या आगच्छन्ति। और हाँ, क्लासिकल संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं होता। वैदिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी और हर नेचुरल भाषा की तरह इसमें काफी सारे इरेगुलरिटीज भी थे। 600 BC तक हाउएवर वैदिक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशज में कन्वर्ट हो चुका था, जैसे कि मगधी, शौरसेनी, गांधारी। एक एग्जाम्पल सुनते हैं। सच्चम जाणई दट्ठुम सरसम जणम जुज्जैराओ मरौण तुमं भणिस्सम मरणम विसलाहणिज्जम से निज्जरौ वन्नाणकमं शुद्ध सासयरुवोहं यत्तु मे संयमसणम् विश्ववर्म सस्त्रेतगस्पुत्रे इंद्रवर्म कुमरे सभर्यये हिमे शरीर परिठवेति। सो तब के गांधार और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि संस्कृत के रूल्स को उन्हें कोडिफाई करना चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। एंड दैट इज हाउ क्लासिकल संस्कृत वाज बोर्न। एक तरीके से ये एक रिकंस्ट्रक्टेड भाषा थी। लेट्स लुक एट सम डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक एंड क्लासिकल। वैदिक संस्कृत में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स बहुत कम थे। साउंड्स लाइक ट ठ ड ढ ण। माना जाता है कि ये साउंड्स द्रविडियन भाषाओं से संस्कृत में आए। सो क्लासिकल संस्कृत में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आपने देखा था वैदिक एक टोनल लैंग्वेज है, उसमें पिच होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यथा गणानान्त्वा गणपतिग्गु। जबकि क्लासिकल में ये सब नहीं थे। तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल है, वैदिक संस्कृत का विसर्ग दो ऐसे साउंड्स बना सकता था जो क्लासिकल संस्कृत में मौजूद नहीं है। एक को कहते हैं जिह्वामूल्या और दूसरे को कहते हैं उपध्मनिया। These make the sounds ख and फ, साउंड्स जो नॉर्मली पीपल थिंक आर उर्दू और पर्शियन बेस्ड। जिह्वामूल्या या फिर द ख साउंड तब आता है जब विसर्ग क के सामने हो, और उपध्मनिया यानी द फ साउंड वो तब आता है जब विसर्ग प के सामने हो। When a visarga is followed by a pa or pa, it's pronounced as an F sound. For example, Dhiyo yo naf prachodayata. When a visarga is followed by a ka or ka, it's pronounced as a guttural sound. For example, Brahmana कोशोसी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक में एक ऐसा साउंड था, एक ऐसा वावल जो क्लासिकल में मेंशन तो है बट कभी यूज नहीं होता, एंड दैट वावल इज र। कंफ्यूज्ड? लिसन अगेन, र। इस साउंड को कुछ ऐसा लिखा जाता है एंड इसे बनाने के लिए आपको आपके टंग को आपके दांतों से जस्ट थोड़ा पीछे रखना होता है। ये पूरे संस्कृत के बस एक वर्ब में आता है, कल्प। फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू दिस चैंट फ्रॉम द यजुर्वेद। सुगंच मे सुपथंच मरुद्धंच मरुद्धिश्च मे क्लिप्तंच मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। Yep, that's a sound. But फन बात ये है कि ये वावल जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ भाषाओं में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्लोवाकियन, by the way, which is different from Slovenian जो हम last time discuss किए थे, there is this sound called kalp, which sounds very much similar to the Sanskrit verb. Kolb. Kolb. Boli ma kolb. Żbąknucie. Żbąknucie. And lastly, classical Sanskrit में बहुत सारे loan words Dravidian से आए हैं. A lot of people believe the word puja, for example, formed from the Dravidian words pu
प्लस चे मतलब टू डू द फ्लावर और टू ऑफर द फ्लावर। क्योंकि वैदिक संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज थी और बस कुछ लोगों को अलाउ किया जाता था वैदिक संस्कृत सीखने के लिए, शायद अगर पाणिनि जी ने संस्कृत को ओपन सोर्स नहीं किया होता तो मे बी हम आज संस्कृत नहीं बोल पाते। फैक्ट नंबर 7, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न संस्कृत। पिछले फैक्ट में हमने देखा था वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का सफर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का सफर अभी भी जारी है। आज की संस्कृत जो यंग लोग बोल रहे हैं वो संस्कृत का एक नया अवतार है। एक्सपर्ट्स इसे मॉडर्न संस्कृत कहने लगे हैं। मॉडर्न संस्कृत क्लासिकल संस्कृत से कुछ अलग है, जैसे क्लासिकल वैदिक से कुछ अलग थी। क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं। पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड मॉडर्न संस्कृत। एक तरीके से दिस इज संस्कृत 3.0 विद अ फन यूजर फ्रेंडली अपडेट। क्या बदला है, चलिए देखते हैं। पहला, लकारों का सिंप्लीफाइड वर्जन। क्लासिकल संस्कृत में 10 लकार थे, यानी कि 10 टेंसेस थे। देयर इज अ फॉर्म टू ब्लेस समवन, देयर इज अ फॉर्म टू से समवन मस्ट डू, पर मॉडर्न में जनरली पीपल यूज जस्ट 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सेकंड, इंग्लिश के शब्द। अब संस्कृत में काफी सारे शब्दों के लिए संस्कृत वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, बट मॉडर्न संस्कृत में दिस इज काइंड एक्सेप्टेड टू यूज इंग्लिश लोन वर्ड्स। दिलचस्प बात यह है देखना कि लोग मॉडर्न संस्कृत से कर क्या रहे हैं। टेक अ लुक एट दिस। अनंततः सर्वत्र लभ्यते, मम शक्ति ही केवलम तत्वास्तविकम करोति, अभिसरणम विचलनम किम यदि कश्चित् एतत् स्पृशति स्म, शापित तकनीक विपर्य रक्ता। Yup, Sanskrit anime. I totally see this getting a lot more popular in the future. Sanskrit में people have been doing cover songs. हिरे प्रिया मधुर चंद्रिकायां नौमिलेव निरस्तस्थले प्रमोदते मना, दोलायते मुदाम्बरम् दोलायते मुदाम्बरम्, आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नयहे मम हृदयेश्वर मातारांगण पारम। So, अगली बार अगर कोई आपको बोले कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, उनको ये बताना कि संस्कृत isn't dead, वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, and now our generation can make it wake up back. चलिए, that concludes this level just below the water. Now let's move on to the next level. Fact number 8, ईरान। फैक्ट नंबर 8, ईरान। दोस्त एक बात बताओ, जब कोई ईरान मेंशन करता है तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? शायद एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, पैराडाइज फॉर डिक्टेटरशिप, बेसिकली नॉट अ कूल प्लेस। देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान इंडिया का यानी कि भारत का मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, तो शायद आपका हैरान होना लाजमी है। यू सी, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 630 AD के अरब कॉन्क्वेस्ट से पहले ईरान एक ज़ोरोएस्ट्रियन देश था। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के आज बस 1 से 2 लाख फॉलोअर्स ही हैं, मोस्टली जो इंडिया में रहता है। बट एक टाइम पे ना ये रिलीजन ईरान के 3 महान साम्राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज था। एम्पायर्स लाइक द Achaemenid with Cyrus the Great and the Parthian Empire and the Sasanian Empire। लेकिन ये सब मैं आपको संस्कृत के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? Well, let's start with the most holiest chant of the Zoroastrians। मुझे बताना कि आपको क्या वाइब मिलता है। Atha Hu Vairyo Athartash Ashachit Jihvamuliya Dasdamningo Shothinam Angehush Mazdai Shatrim Cha Ahurai Oyim Dregobio Dadadvastare। ये हैं उस चैंट के लिरिक्स। नोटिस कीजिए हाउ सम ऑफ दीज वर्ड्स सीम एग्जैक्टली लाइक संस्कृत। यथा इज ऑल्सो यथा इन संस्कृत, वैर्य इज वीर और ब्रेव, मनो इज माइंड, ददत means to give. This seems like a version of Vedic Sanskrit basically. So, इस भाषा को कहते हैं आवेस्तान, जो कि मॉडर्न डे पर्शियन की एंसेस्टर थी। उसी तरह जैसे संस्कृत हिंदी की एंसेस्टर है। जिस तरह संस्कृत में लिखे गए थे वेद, द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, उसी तरह आवेस्तान में लिखा गया था गाथास, द होली बुक्स ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस। जिस तरह हमारा यज्ञ होता है, उसी तरह पर्शियंस हैव यस्ना, जहां वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। एंड रिमेंबर कि ऋग्वेद का शुरुआत ही अग्नि जी के वर्शिप से होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सिमिलर कैसे हो सकता है ये सब?
दरअसल ये सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओल्ड पर्शियन और वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के एक ब्रांच से ही बिलोंग करता है। स्लैविक बाल्टिक इज अ क्लोज ब्रांच टू दिस। दोनों इंडो इरानियन यानी संस्कृत और पर्शियन और स्लैवो बाल्टिक लैंग्वेजेस लाइक रशियन और यूक्रेनियन में 100 को बोलने के लिए जो शब्द यूज होता है वो श या स से शुरू होता है, जबकि बाकी ग्रुप्स में क और ह से, लाइक किलो एंड 100। इसी रीजन से इन दोनों ब्रांचेस को शतम करके कहा जाता है, अंग्रेजों के लिए सैटम। और ये बस लिंग्विस्टिक्स तक सीमित नहीं था। वैदिक रिलीजन और आविस्तान दोनों में फायर ही नहीं बल्कि हर उस फोर्स ऑफ नेचर को वर्शिप किया गया था जो लोगों को पावरफुल लगते थे, लाइक थंडर, विंड, रेन इत्यादि। जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया था ना 1500 BC में, उसी टाइम पे दुनिया के दूसरे छोर में एस्टैब्लिश हुई थी द मित्तानी किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे टर्की, सीरिया में बसा था। हम पाते हैं कि दे ऑल्सो हैड रेफरेंस फॉर वैदिक गॉड्स लाइक मित्रा, वरुणा एंड ऑल्सो इंद्रा। देयरफॉर यहाँ तक प्री ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और प्री हिंदुइज्म में एक कॉमन नेचर था। ईरान ने तो अपने यूनिक गॉड्स भी क्रिएट किए, लाइक गॉडेस अनहिता और तिश्ट्रिया। बट आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ स्टेइंग अपार्ट, ईरान और इंडिया के कॉमन एंसेस्टर्स अपने अपने रास्ते चलने लगे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वेंट विद द अब्राहमिक अप्रोच and it got a prophet, a single prophet, Zarathustra, या अंग्रेजी में Zoroaster. He was the guy Nietzsche was obsessed with, featuring him in the title of his book, Thus Spake Zarathustra. Highly recommended, by the way. Zarathustra focused on simple things: good thoughts, good deeds, and good words. जबकि हिंदुइज्म में we kept our original pagan nature, allowing for a multitude of new gods and goddesses. हमारी दोनों कल्चर्स में एक कॉमन चीज भी थी, हम दोनों अपने आप को आर्य कहकर एक कॉमन आइडेंटिटी से रेफर करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट्स में दे रेफर टू देयर होमलैंड एज आर्यनम वैहा, मीनिंग द टेरिटरी ऑफ द आर्यस, व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ 16 डिफरेंट लैंड्स। सुनने में ये काफी आर्यवर्त से मिलता जुलता है, द लैंड ऑफ द वैदिक पीपल। दोनों जगहों में स्वास्तिका वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, जो कि आज भी हिंदू सेक्रेड मानते हैं। इट्स स्वास्तिका इज इंपॉर्टेंट इन पर्शियन कल्चर। This motif, the history back to date about 7,000 years ago. In fact, do you know that the present day term for the country Iran also comes from the root word Arya? वेदों में काफी जिक्र हुआ है about this drink called soma. This was a very important part of any sacrifice rituals. और इंद्र को सोमा बहुत प्रिय था. This drink is also mentioned in Avestan. The Iranians called this drink hauma. सोमा हेल्प करती थी ऋषियों को टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। Experts think that this soma drink referred to this plant called Ephedra sinica, जिससे मिलता है ephedrine, a kind of psychologically active plant. Also, fun fact, this plant in Mandarin is called Sauma Huang, which is still to this date used as a Chinese medicine. ज़ोरोएस्ट्रियंस और हिंदूज में एक मेजर डिफरेंस ये भी था कि ज़ोरोएस्ट्रियंस का सुप्रीम गॉड थे अहुरा मज़दा. नोटिस हाउ दिस साउंड्स लाइक असुरा. Remember how the Iranians convert Sir to her, Sindhu to Hindu, Soma to Homa. Vedic tradition में Devas were the good guys, जबकि Zoroastrianism में Devas were the bad guys. Indra was name of one such Deva or a demon in Zoroastrianism. In fact, Avestan में legit एक मंत्र है घर के शुद्धि में जो यूज होता है. उसमें स्पेसिफिकली एक लाइन है टू से इंद्र बाहर निकलो, गो अवे. रिसर्च करते हुए आई ऑल्सो फाउंड दैट असीरिया में बकायदा एक सिटी था कॉल्ड अशुर, जहां guess who was worshipped? Asura, the main god of that region. This was located south to the supposed Arya homeland. Could it be that this was the land that the Aryas referred to as the ancient Patal Lok? Asuras वैसे were not considered to be the bad guys all the time in the Vedas. This is accepted by a lot of experts. आपने अपने बुक में लिखा है रामायण रिवील्ड में एक आपने टर्म है जो जिसको हम असुर बोलते हैं. तो इसके बारे में इफ यू कैन टेल अस मोर, क्योंकि हमारे मन में असुर का मतलब यही रहता है कि ये राक्षस है, बुरा बीइंग है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एल्स इन द बुक. तो इफ यू कुड स्प्रेड सम लाइट ऑन दैट. श्योर. सो असुर, देखिए वेदों में अगर हम जाते हैं ना, सो वेदों में असुरत्व मीन्स स्ट्रेंथ. सो असुरत्व जो है वो एक टर्म है विच इज even used for some god. जैसे कभी कभी वरुण को भी या मित्र को भी असुर बताया गया है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये हमें समझ में आता है कि इट वाज नॉट अ प्योरली नेगेटिव टर्म शुरू में. ऐसा लगता है that due to some political clashes, वैदिक आर्य और पर्शियन आर्यों में कुछ झगड़ा जैसा हो गया and they accepted different gods.
The Vedic Aryas stuck to their Indra-based worship, while the Persian Aryas seem to have adopted their Assyrian god अहुरा और अशुरा। बट पता है क्या, ये आर्यों के बीच झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होती आ रही है। As we just saw between Sanskrit and Persian speakers, then we later see between Kauravas and Pandavas, between Punjabis and Haryanvis, and Vedic काल के दौरान between Arya tribes also, जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध और द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, जहां भारत ट्राइब के सुदास के गुरु विश्वामित्र was angry when he was replaced by another priest Vashishta. So he helped 10 kings from different tribes to wage a war against Sudas. Sudas won, but instead of humiliating his opponents or killing them outright, उन्होंने कुछ बहुत strange किया। उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली and उन्होंने बोला कि the Aryas will start worshipping the gods of the defeated tribes. And maybe that is how Aryas started worshipping idols, something that was a common practice in the non-Aryas. And शायद इसी tolerance की वजह से आज हिंदुइज्म हर किस्म के belief system को accept कर लेती है। तो अगली बार जब आप ईरान के बारे में सोचें तो याद रखना कि this is not just a Muslim देश, ये एक ancient civilization भी थी जिसका भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है, जहां वैदिक ऋषियों ने यज्ञ आर्किटेक्चर से बनाया सुलभ सूत्रस, द होल फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, एंड ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड मैथ्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य। हमारे आर्य बांधव पर्शियंस ने अलजेब्रा और फिलोसफी में पारंगत हासिल की। ऑल्सो द आर्य ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी इज कॉमन टू बोथ हिंदूज एंड इरानियंस। सो या, मे बी वी डिडंट सेपरेट ऑन वेरी गुड टर्म्स, बट कंसिडरिंग दैट सो मेनी ज़ोरोएस्ट्रियंस आज भारत के शान है, I guess we kinda still embraced each other. And just like that, we come to the end of our level deep waters. And समय and audience retention को ध्यान में रखते हुए end of our video also. Something tells me कि हम समुद्र तल तक पहुंचे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे facts और भी बाकी हैं। आइसबर्ग और भी डीप जाती है, hiding many more रहस्यमयी facts about the Sanskrit and the Arya people. If that is something you would like to explore, maybe in a part 2, I'm not committing. Let me know in the comments below. Shout out to all our channel members. I'll see you in the next video.